हेलो बच्चों, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। तो चलिए, न्यूक्लियस पार्ट 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स P100 फिजिक्स मैथ्स टीपीसेस। आइए चलिए देखा जाए। तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को और लिया जाए न्यूक्लियस का। क्वेश्चन है नंबर फर्स्ट, कह रहा है कि डिटरमाइन द रिक्वायर्ड एनर्जी, डिटरमाइन द रिक्वायर्ड एनर्जी to separate, determine the required energy to separate neutron from calcium atom 20C41। एक न्यूट्रॉन को इसमें से निकालने में कितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ओके, और दिया क्या क्या है? तो दिया है इट इज गिवन दैट मास ऑफ कैल्शियम, तो M20C41 इक्वल टू तो M20C41 की वैल्यू है 40.962278 AMU। क्वेश्चन को नोट करिए फास्ट जल्दी से। और मास 20C40 यानी कि इसका आइसोटोप है, तो 20C40 का मास दिया हुआ है 39.96 2591 AMU। ओके, और न्यूट्रॉन का मास Mn दिया है 1.00865 AMU। ओके, बस यही क्वेश्चन है। और ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए 1.2335 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन बी है 5.2335 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन सी है 7.383 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ऑप्शन डी है 8.363 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस, तो इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है। कौन सा सही है? यस, देख करके निशान मारिए फटाफट। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, या इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो। मान लीजिए यहाँ पर हमने कैल्शियम लिया है, तो आपके एग्जाम में वहाँ पर सिल्वर भी पूछ सकता है, पोटेशियम दे सकता है ना, कोई भी एलिमेंट दे सकता है। और वहाँ पर एक प्रोटॉन को निकालने के लिए या एक न्यूट्रॉन को निकालने के कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो वह ऐसा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे आप। तो सारे क्वेश्चन सब लोग देख रहे होंगे कि सारे क्वेश्चन जो भी हम लोग अभी इस सीरीज में कर रहे हैं, न्यूक्लियस के सीरीज में हम लोग कर रहे हैं, तो सारे क्वेश्चन एनर्जी मास इक्विवेलेंस रिलेशन पे बेस्ड हैं। सारे एक तरह के क्वेश्चंस हैं, यानी कि न्यूक्लियस पार्ट 5, न्यूक्लियस पार्ट 6, न्यूक्लियस पार्ट 7 है प्रेजेंट। ये सब सारे क्वेश्चंस एक तरह के क्वेश्चंस हैं, यानी कि एक फार्मूले पर बेस्ड हैं। क्या? एनर्जी मास इक्विवेलेंस रिलेशन। चलिए, तो अब आइए यहाँ से देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आप। इन चारों में से कोई एक ऑप्शन है, तो क्या वैल्यू आपने नोट कर लिया? हम मिटा दें अब यहाँ पे। प्लीज वैल्यू नोट कर लीजिए कि 41 कैल्शियम 41 का मास कितना है, कैल्शियम 40 का मास कितना है, न्यूट्रॉन का मास कितना है, और चारों ऑप्शन नोट कर लीजिए। आइए अब आगे बढ़ा जाए।
हाँ, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले तो बात तो यह है कि इसका इक्वेशन कैसे बनेगा, इसका इक्वेशन क्या बनेगा। एक न्यूट्रॉन को निकालना है कैल्शियम एटम से, तो इसका जो इक्वेशन बनेगा वो कैसे बनेगा, आप इक्वेशन कैसे बनाएंगे। चलिए, तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से कि सबसे पहला काम तो यह है कि आपको एक इक्वेशन बनाना होगा। तो वह इक्वेशन क्या होगा, आइए चलिए देखा जाए। तो चलिए हटा दिया जाए, ऊपर इसकी ज़रूरत तो है नहीं, क्वेश्चन आप नोट कर लिए हैं तो इसकी ज़रूरत है नहीं। हाँ, तो इक्वेशन क्या बनेगा देखिए, 20 कैल्शियम 41, इससे एक यदि न्यूट्रॉन आप निकालेंगे तो बनेगा क्या, 20 कैल्शियम। इसमें तो कोई चेंज हुआ नहीं, क्योंकि आप यदि एक प्रोटॉन निकाले होते तो यह एटॉमिक नंबर चेंज हो गया होता, लेकिन चूंकि आप एक न्यूट्रॉन निकाल रहे हैं तो एटॉमिक नंबर में कोई चेंज हुआ नहीं। प्लस यहाँ पे न्यूट्रॉन निकाल दिए हैं तो 41, ये 40 हो जाएगा, और प्लस क्या, एक न्यूट्रॉन 0n1 प्लस एनर्जी, यही एनर्जी हम लोगों को निकालनी है। यही एनर्जी हम लोग निकालें कि कितनी एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी ना, यही एनर्जी हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि एनर्जी कितनी होगी। ओके, आइए चलिए देखा जाए क्या करेंगे आप। तो सबसे पहला काम यह क्या करते हैं, इसके पहले वीडियो यदि अच्छी तरह से पढ़े हुए हैं, इससे पहले यदि वीडियो को अच्छी तरह से पढ़े हुए हैं तो 100% श्योर होंगे कि सबसे पहले आप क्या करते हैं, टोटल मास ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड, फिर टोटल मास ऑफ द राइट हैंड साइड। अगला स्टेप क्या करते हैं, मास डिफेक्ट। फिर आप ये देखते हैं कि एनर्जी, अब दो प्रोसेस होते हैं। यदि कभी भी ऐसा हुआ कि एनर्जी राइट हैंड साइड की ज़्यादा है और लेफ्ट हैंड साइड की एनर्जी कम है, तो ऐसे सिचुएशन में हमेशा एनर्जी रिलीज होती है, जो कि आप पीछे वीडियो में भी पढ़े हैं। और यदि इसका रिवर्स है तो एनर्जी सप्लाइड, यानी कि एनर्जी सप्लाई करनी होगी, एनर्जी देनी होगी। तो आज से दो क्वेश्चन पूछता है, जब भी कभी कोई भी इक्वेशन, न्यूक्लियर इक्वेशन जब भी कभी दिया रहेगा तो आपसे दो बातें पूछेगा कि इतनी एनर्जी लिबरेट होगी, यानी कि एनर्जी रिलीज होगी, या कि एनर्जी देनी होगी, यानी एनर्जी सप्लाई करनी होगी। तो कीप इन माइंड ऑलवेज, लेट एनर्जी ऑफ द राइट हैंड साइड बिकम्स मोर, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी, लेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द राइट हैंड साइड इज द मोर, ग्रेटर है, ज़्यादा है, और लेफ्ट हैंड की एनर्जी यदि कम है तो हमेशा ऐसे सिचुएशन में एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन यदि इसका रिवर्स है, यानी कि राइट हैंड साइड की एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, टोटल बाइंडिंग एनर्जी कम है और लेफ्ट हैंड की ज़्यादा है, तो एनर्जी देनी होगी। तो एनर्जी ऐसे न्यूक्लियर प्रोसेस में एनर्जी सप्लाई करनी होती है। क्लियर। चलिए, तो अब इस क्वेश्चन में देखा जाए तो यहाँ पर सबसे पहला यह कि लेफ्ट हैंड साइड का मास कितना है, तो मास ऑफ, या ऐसे यू लिख दिया जाए कि M20 कैल्शियम 41 का मास कितना है। तो मास की डाटा दिया हुआ है, 41 का मास कितना है, तो ये है 40.962278 AMU है, ये मास है। ये नंबर 1 हो गया, लेफ्ट हैंड का यही मास है। अब राइट हैंड के मास को देखा जाए तो M20 कैल्शियम 40 प्लस न्यूट्रॉन, तो M0N1 का मास, टोटल मास कितना होगा, तो दोनों के मास को हम लोग सम कर देते हैं। तो दोनों के मास को सम कर दिया जाए तो 591 AMU प्लस यहीं पे सम कर देते हैं, इसका एडिशन कर दिया जाए। हाँ, न्यूट्रॉन का मास दिया हुआ है 1.00866 AMU। एडिंग दीज टू, इन दोनों का सम कर दिया जाए तो राइट हैंड का मास, तो ये मास कौन सा हो रहा है, ये हम लोग का मास निकल रहा है RHS, राइट हैंड साइड का मास आ रहा है,
और ये जो मास है वो किसका दिया है, ये दिया है LHS, लेफ्ट हैंड साइड का मास दिया हुआ है। क्लियर। चलिए अब यहाँ सम कर दिया जाए, देखा जाए कितना मिलता है। तो सम कर दीजिए, सम करने के बाद आएगा 40.971256, 40.97 AMU। ओके, तो दिस इज द सम। तो यानी कि मास किसका हो गया, ये RHS का मास हो गया। जरा देखिए यहाँ पर मास है 40, लेफ्ट हैंड का मास, इसका मास, तो इसका मास कितना हो रहा है 40.962278, 40.962, 40 पॉइंट, और इसका कितना हो रहा 40.97, यानी कि राइट हैंड ज़्यादा है। क्लियर हो गया। देखिए राइट हैंड ज़्यादा है, मास राइट हैंड का ज़्यादा है, तो मास डिफेक्ट कितना प्रोड्यूस होगा। चलिए तो अब यहीं पे निकाल दिया जाए मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट कितना हुआ, मास डिफेक्ट इक्वल टू डेल्टा M बराबर कितना हुआ, राइट हैंड वाले मास में से लेफ्ट हैंड वाला मास माइनस कर दिया जाए, यानी कि जो ज़्यादा है उसमें से माइनस कर दिया जाए। तो 40.971256 AMU माइनस ऊपर वाला मास 40.962278 AMU आया कितना, डेल्टा M की वैल्यू आएगी, हाँ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, मैं सब्ट्रैक्ट किया हूँ तो बता दूंगा आपको कितना आया है सब्ट्रैक्ट करने पर 0.0089, 0.008978 AMU, ये है मास डिफेक्ट। तो दिस इज द मास डिफेक्ट। ओके, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गए। क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला काम हम लोग का क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन हो, यदि आपसे पूछता है कि दिए गए न्यूक्लियर प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी या एनर्जी को सप्लाई करना पड़ेगा, मतलब देना पड़ेगा कि एनर्जी प्राप्त होगी, तो ऐसा कंसेप्ट आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर चुके, क्लियर हैं। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है हम लोगों को, ऐसे क्वेश्चंस में देखना होता है कि राइट हैंड की एनर्जी ज़्यादा है कि लेफ्ट हैंड की एनर्जी ज़्यादा है। यानी कैसे निकालते हो, बाइंडिंग एनर्जी निकालते हो आप, मास डिफेक्ट निकालते हो, फिर बाइंडिंग एनर्जी निकालते हो। जूल में ऑप्शन दिया हुआ तो जूल में निकालोगे, और यदि ऑप्शन दिया हुआ है आपका, यदि आपका ऑप्शन दिया हुआ है MU में तो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालोगे। ठीक, अच्छा, और उसके बाद आप देखेंगे कि आप राइट हैंड की एनर्जी ज़्यादा है तो फिर रिलीज होगी, और यदि कम है तो फिर एनर्जी सप्लाई करनी होगी। यहाँ पर क्वेश्चंस में क्या पूछ रहा है, यहाँ पर क्वेश्चंस में पूछ रहा है कि एनर्जी इसको कैल्शियम 41 में से एक न्यूट्रॉन निकालने पर, इस एक न्यूट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी देनी होगी। तो हम लोग देख रहे हैं कि डेल्टा M का मान आ रहा है कितना, इतना AMU आ रहा है। ओके, अब हम लोग यहाँ से एनर्जी निकाल सकते हैं, तो नोट करिए, जल्दी फास्ट नोट करिए पॉइंट को। हो गया, आइए, तो जब डेल्टा M निकल चुका है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, एनर्जी की वैल्यू सीधे यहाँ जो एनर्जी है देखिए वो एनर्जी आ जाएगी। तो आइए चलिए देखा जाए एनर्जी कितनी आई। मास डिफेक्ट निकल चुका है, एनर्जी निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, तो अब एनर्जी बराबर कितनी हुई, तो एनर्जी बराबर कितना हुआ, तो E इक्वल टू डेल्टा M C स्क्वायर होता है, या इक्वल टू डेल्टा M इंटू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो चाहे इससे निकाल दें, यदि मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऑप्शन है तो ये वाला यूज़ करेंगे, और यदि ऑप्शन जूल में है तो ये वाला यूज़ करेंगे। ओके, यह पॉइंट नोट करें
कि यदि मिलियन टन वोल्ट में है तो इसको यूज़ करिएगा, और यदि जूल में ऑप्शन है तो इसको यूज़ करिएगा। फिलहाल यहाँ मिलियन टन वोल्ट में है तो इक्वल टू डेल्टा एम का मान तो निकला हुआ है 0.00897 इंटू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट कर दीजिए, गुणा करिए, देखिए कितना आ रहा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, और मल्टीप्लाई करने पर ये आया हुआ है 8.363 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो ये था क्वेश्चन, हम लोग का कि इस एक कैल्शियम 41 में से एक न्यूट्रॉन को निकालने के लिए इतनी एनर्जी देनी होगी ना, इतनी एनर्जी देनी होगी, इतनी एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसे कहते हैं न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी। क्या बोलेंगे इसको? इसको कहते हैं न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी। न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी, दिस इज द न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट 8.363 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज द आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा था? डी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। हो गया, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखा आपने कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप। एक न्यूट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी? तो जो भी मास डिफेक्ट आएगा, मास डिफेक्ट को तुरंत एनर्जी में कन्वर्ट कर दीजिएगा। यदि ऑप्शन जूल में है तो डेल्टा एम सी स्क्वायर का फार्मूला लगा दीजिएगा, और यदि मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ए एम यू में तब आपका आया होगा यह मास डिफेक्ट, और ए एम यू में आया होगा तो तुरंत क्या करिएगा 931.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसे ही कुछ और देखते हैं न्यूमेरिकल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द ड्यूटेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूटेरॉन ड्यूटेरॉन 1H2 दिया हुआ है, एंड अल्फा पार्टिकल इज 1.12 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 7.07 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन रिस्पेक्टिवली। ओके, अब आपसे पूछा क्या जा रहा है? आपसे कह रहा है कि फाइंड which is maximum stable, और दूसरा पूछा जा रहा है कि हाउ मच एनर्जी लिबरेट और सप्लाइड, हाउ मच एनर्जी liberated or supplied, or in the process supplied
यहाँ लिख दिया जाए, और सप्लाइड इन द प्रोसेस क्या 1H2 प्लस 1H2 इक्वल टू 2He4 क्लियर, 2He4 ओके। हाँ, तो ये है क्वेश्चन। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं ना, प्लस Q लिख दें, यानी कि यह Q की वैल्यू ही हमको बतानी है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन, करने की कोशिश करें। वीडियो को वहीं पर रोकिए और तुरंत सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्लियर, P100 फिजिक्स में STP सर। तो यह हम लोग करा रहे हैं आपको डिफरेंट न्यूमेरिकल्स, ऐसे न्यूमेरिकल्स जानते हैं कि यह न्यूक्लियस का न्यूमेरिकल, यहाँ पर मॉडर्न फिजिक्स का ये सबसे टफ पोर्शन होता है स्टूडेंट्स के लिए। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं सामने सब क्वेश्चंस ना, तो कर करके अब इस क्वेश्चंस को आप देखिए कि आपका कितना तैयार है, कितना तैयार। अभी पीछे वीडियो में आप देखे हुए हैं, यदि मन से पढ़े हुए हैं, उस वीडियो को अच्छी तरह से देखे हुए हैं, तो सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए, ट्राई टू डू, वीडियो को वहीं पर रोकिए और सॉल्व करिए। हाँ, आइए। अभी यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है, कोई बात नहीं। आइए चलिए, तो पहला यहाँ पर देखिए दो पार्ट क्वेश्चन हमने दो पार्ट में किया हुआ है। तो कह रहा कि फाइंड विच इज मैक्सिमम स्टेबल। तो फाइंड नंबर 1, तो नंबर 1 विच इज मैक्सिमम स्टेबल। नाउ माइंड, हाँ, रोक करके यहीं पर वीडियो को रोक करके आप सॉल्व कर लीजिएगा, और उसके बाद तब फिर सॉल्व देखिए। तो कह रहा कि विच इज मैक्सिमम स्टेबल। तो जानते हो कि कभी भी कीप इन माइंड ऑलवेज कि जो स्टेबिलिटी होती है ना, स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रोपोर्शनल टू क्या, एवरेज, या यूं ऐसे लिख दें कि बाइंडिंग एनर्जी एवरेज। ओके, दिस द फैंटास्टिक पॉइंट। स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, यानी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मीन्स कि एवरेज बाइंडिंग एनर्जी। तो जिसकी एवरेज बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, जिसकी एवरेज बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, यानी कि जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज़्यादा होगी, वह ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पर तो साफ दिख रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द ड्यूटेरियम इज, यानी कि ड्यूटेरियम, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द ड्यूटेरियम इज 1H2 है, 1H2 एंड अल्फा पार्टिकल साथ। देखिए, तो ये किसका हो गया, ये हो गया ड्यूटेरॉन का, और ये किसका है, ये है 7.07 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये किसका है, अल्फा पार्टिकल का। तो जिसकी एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा, वह ज़्यादा स्टेबल। तो ये तो सिंपल सा, देखते ही आंसर मार देंगे आपकी, यह अल्फा पार्टिकल मैक्सिमम स्टेबल होगा, अल्फा पार्टिकल विल बी मोर स्टेबल। तो पहले का आंसर तो आ गया डायरेक्ट, क्या कि अल्फा पार्टिकल इज मोर स्टेबल देन ड्यूटेरॉन। तो ड्यूटेरॉन की तुलना में अल्फा पार्टिकल मोर स्टेबल विल बी, एंड दिस इज वाई बिकॉज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज मोर इन कंपेरिजन टू द ड्यूटेरॉन। तो फिर से सुनिए, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा, वह ज़्यादा स्टेबल, तो कौन ज़्यादा स्टेबल हुआ, अल्फा पार्टिकल। ऐसे कोई भी कंपेयर करना हो, कहीं पर भी कोई भी कंपेरिजन आपको करना हो स्टेबिलिटी का, तो ध्यान देंगे आप कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, ध्यान से सुनिए। आप क्या करिएगा, सबसे पहले देखिएगा कि उसके नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कितने हैं, फिर आप देखिएगा कि उसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी निकाल दीजिएगा। जिसकी कंपेयर करना हो, तो जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज़्यादा होगी, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि बाइंडिंग एनर्जी कर्व को देखा जाए, जो अभी लास्ट लेक्चर में है, पीछे वीडियो में है,
तो आप देखे होंगे कि आयरन का बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा है, पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा है 8.8, तो सबसे ज़्यादा है, तो चूंकि सबसे ज़्यादा इसे तो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो बाइंडिंग एनर्जी के बेस पर आप स्टेबिलिटी को बता सकते हैं। ठीक, आइए अब क्वेश्चन में के दूसरा पार्ट पे चलते हैं। दूसरे पार्ट में कह रहा है कि हाउ मच एनर्जी लिबरेट और द सप्लाइड इन द प्रोसेस। तो अब हमको बताना है कि इस प्रोसेस में एनर्जी लिबरेट होगी, यानी कि एनर्जी रिलीज होगी, या एनर्जी सप्लाई यानी कि एनर्जी को देना होगा, हमको ये बताना है। चलिए अब इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका आपको हम पहले बता चुके हैं ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका हम आपको बहुत ही अच्छी तरह से बता चुके हैं, और हम 100% श्योर हैं कि आप इसका आंसर बता सकते हैं। मैं 100% श्योर हूँ कि आप यदि पीछे वाला वीडियो सब कुछ अच्छी तरह से पढ़े हैं तो आप यहाँ पर आंसर फर्स्ट क्लास आप आंसर इसका दे सकते हैं, है कि नहीं, फर्स्ट क्लास। आइए चलिए फिलहाल मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ की एनर्जी टोटल निकाल देंगे। आप लेफ्ट हैंड की एनर्जी पूरा निकाल दिया, लेफ्ट हैंड की एनर्जी निकाल दिया पूरा, और राइट हैंड की एनर्जी पूरा निकाल दिया। तो चलिए तो हम लोग सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड की एनर्जी निकालते हैं। तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ LHS तो बराबर कितना हुआ, तो बाइंडिंग एनर्जी बराबर 2 ड्यूटेरॉन है तो 2 इंटू 1 ड्यूटेरॉन का कितना होता है, तो 1 ड्यूटेरॉन का कितना होता है। देखिए तो 2 ड्यूटेरॉन है तो पहले तो 2 लिख दिया, और नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कितने हो गए, तो कुल न्यूक्लियंस कितने हो गए, तो 2 ड्यूटेरॉन है तो 2, और न्यूक्लियंस कितने हो गए 2 इंटू, और एक का कितना है 1.112 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। हाँ तो चलिए एक का निकाल करके देखिए, एक का निकाल करके 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा है बस। देखिए एक का निकाल रहा हूँ, अच्छी तरह समझिएगा, एक का निकाल रहा हूँ ना। तो एक ड्यूटेरॉन की पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी 1.112 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और चूंकि न्यूक्लियंस 2 हैं 2 से मल्टीप्लाई किया, चूंकि 2 आइटम हैं यानी कि 2 ड्यूटेरॉन है, इसलिए यह एक्स्ट्रा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर, ऐसे लिख दें समझने के लिए अपने। अब आया कितना, ये हो गया 4 इंटू 1.112 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मीन्स कितना होगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दें 8 4.448 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी हुई किसकी, लेफ्ट हैंड की एनर्जी इतनी हुई। अब आ जाइए चलते हैं राइट हैंड की एनर्जी देखने। अब देखा जाए कि राइट हैंड की एनर्जी कितनी हुई, तो ये सब की जरूरत है नहीं, हटा दिया जाए सब कुछ। आइए हाँ, तो राइट हैंड की एनर्जी कितनी हो रही है ये देखा जाए। तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ RHS इक्वल टू कितना हुआ, तो RHS में बाइंडिंग एनर्जी कितनी है 2He4, तो 2He4 का तो एक का कितना था, एक का 7.07 था शायद, एक का हाँ हम लोग अभी डाटा में क्या था, एक का था और एक का 0.7 था। देखो बेटा तो यहाँ पर कितने न्यूक्लियंस हैं 4 न्यूक्लियंस, और पर न्यूक्लियन 7 अल्फा पार्टिकल का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 7.07 है। तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो गई, तो एक तो कुल कितने न्यूक्लियंस हैं 4, एक न्यूक्लियंस का कितना है 7.07 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मल्टीप्लाई कर दीजिए 28 8 हो गया 2 28.8
मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। दिस इज द सेकेंड एंड दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट। अब जरा देखिएगा बाइंडिंग एनर्जी किसकी ज़्यादा हुई, लेफ्ट हैंड की ज़्यादा है, ये है हमारा LHS और इधर है हमारा RHS। कंसेप्ट आपका क्लियर है ना, आपका कंसेप्ट क्लियर है कि हाँ, कंसेप्ट आपका क्लियर है। क्या कंसेप्ट क्लियर है बेटा कि एनर्जी किधर की ज़्यादा, बाइंडिंग एनर्जी आपको निकालना होता है लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड। तो अब आज से देखिए कि राइट हैंड की एनर्जी ज़्यादा है या कि लेफ्ट हैंड की एनर्जी ज़्यादा है। आपके सामने है लेफ्ट हैंड की एनर्जी आप निकाल चुके हैं 4.448 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया है, और राइट हैंड की एनर्जी निकाले हुए हैं तो 28.28 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया है। एनर्जी कौन सी ज़्यादा है, राइट हैंड की एनर्जी ज़्यादा है। श्योर, ओके, फैंटास्टिक। देखिए कितना आसान है सब कुछ ना, ऐसे ही सॉल्व करना है, थोड़ा प्रैक्टिस करनी होगी, थोड़ी सी बस प्रैक्टिस करनी है। और यह वे क्वेश्चंस हैं जो जनरली बच्चे 90% स्टूडेंट क्वेश्चन को यदि आता है क्वेश्चन तो उसको सॉल्व नहीं करते। क्यों, प्रैक्टिस नहीं है, बहुत टफ नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, आसान है सब कुछ, लेकिन आप जरूर करेंगे ऐसे क्वेश्चंस ना। थोड़ा सा बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, आप तुरंत आंसर निकाल देंगे। और यही सब मैं पहले भी बताया हूँ कि यही सब जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं 10 क्वेश्चन होते हैं जो डिसाइडिंग होते हैं। बाकी सिंपल क्वेश्चंस तो 15-20 क्वेश्चन तो सब लोग कर लेते हैं। उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ता है क्वेश्चन की संख्या वैसे वैसे वह डिसाइडिंग होता जाता है। क्लियर, चलो बेटा, तो यहाँ पर देख लो। तो अब एक श्योर अप हो गए कि ये एनर्जी ज़्यादा है, और जब ये एनर्जी ज़्यादा होती है तो एनर्जी क्या होती है, राइट हैंड की बाइंडिंग एनर्जी जब भी ज़्यादा होती है तो एनर्जी रिलीज होती है। इसका मतलब ये हुआ कि यह तो श्योर हो गया कि इन दिस प्रोसेस एनर्जी रिलीज्ड, क्या होना है, इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होना है, यानी कि 1s2 + 1s2 = 2He4 प्लस एनर्जी, तो एनर्जी पॉजिटिव होनी है, यानी कि रिलीज होनी है। यदि एनर्जी देनी होती तो नेगेटिव होती, एनर्जी पॉजिटिव है यानी रिलीज होनी है, तो एनर्जी रिलीज होनी है, तो एनर्जी विल बी रिलीज्ड एंड हाउ मच, तो नो प्रॉब्लम, नाउ वी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ हाउ मच। तो चलिए आइए देखा जाए हाउ मच। हाँ, श्योर हो गए, यहाँ पर नोट कर लें फर्स्ट, हो गया। ये तो श्योर हो गया कि आपकी एनर्जी क्यों रिलीज हो रही है। हाँ, फिर से बोलो, एनर्जी क्यों रिलीज हो रही है, एनर्जी इसलिए रिलीज हो रही है कि राइट हैंड की टोटल बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है, लेफ्ट हैंड की कम है, इसलिए रिलीज हो रही है। यदि उल्टा होता तो क्या होता, यानी कि यदि ये ज़्यादा होता और ये कम होता तो एनर्जी देना पड़ता, तो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती। ठीक, चलो आ जाओ। अब एनर्जी कितनी रिलीज हुई आपको ये बताना है, आ जाइए तो देखा जाए कि एनर्जी कितनी रिलीज हुई। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 4.448 मिलियन वोल्ट यहाँ पर है, तो डेल्टा ई का कितना रिलीज हुआ, तो रिलीज कितना हुआ 28.28 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से इसका माइनस कर दीजिए, तो 4.448 माइनस कर दीजिए। ओके, यहाँ 0 ले लिया जाए, चलिए माइनस कर दीजिए। तो माइनस करेंगे तो कितना जाएगा, ये है 10, यहाँ हुआ है 10, 8 निकाल दीजिए इसमें से, 10 में 8 निकाल दीजिए, यहाँ पे 2 बच जाएगा, ये हुआ 7, 7 माइनस 4 कर दीजिए, ये 3 हो गया, और यहाँ पर है 2, 4 है, 8, एक यहाँ पर आ गया 12, 12 4 8 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर हो गया 27 में से 4 निकाले 23, तो 23.832 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, so much energy will be released. So this is the value of the delta E. Clear? तो delta E so much, इतना, this is the fantastic answer. This is the fantastic answer. अब ये एनर्जी रिलीज कैसे होगी, ये एनर्जी रिलीज कैसे होगी, तो वह अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल है। अब आप यहाँ से ये बता सकते हैं कि उस अल्फा पार्टिकल जो अल्फा पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, आप ये भी बता सकते हैं। तो जो अल्फा पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी बनते ही जब वो बनेगा ड्यूटेरॉन से मिल करके जब अल्फा पार्टिकल का फॉर्मेशन होगा तो वह एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में उसके पास होगी, और जब यह काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी तो यहाँ पर जो एनर्जी आई हुई है यह इतनी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी उसके पास में।
और अब यहाँ से एनर्जी यानी कि वो किस वेलोसिटी से जाएगा, तो अल्फा पार्टिकल का मास तो पता ही है, हाफ एम वी स्क्वायर बराबर सो मच। देखिए माइंड ध्यान दीजिएगा, हाफ एम वी स्क्वायर बराबर सो मच मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो जानते हैं यदि ई की वैल्यू रख दिया जाए 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एम का मान कितना, मिलियन, 10⁻6। इलेक्ट्रॉन का मास 1.6 × 10⁻19 कर दीजिए, ये जूल में बन जाएगा, इतना जूल एनर्जी हो गई, इतनी जूल हो गई। और हाफ एम वी स्क्वायर कर करके एम का मास, एम मास ऑफ द अल्फा, और यहाँ से वेलोसिटी बता सकते हैं कि वेलोसिटी क्या उसकी होगी। तो वेलोसिटी भी आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट क्लास। कहीं पे कोई प्रॉब्लम किसी को? क्लियर? कहीं कोई दिक्कत? नो? तो थोड़ा प्रैक्टिस करिए ना, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर डालिए सब कुछ। तो मैं अभी इधर लगातार दे रहा हूँ आपको वीडियो, मैं वीडियो आपके पास लगातार पहुँचेगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम के पहले जो भी पोर्शंस हैं इधर अभी, तो अभी हमने आप बताया है कि इससे पहले, अभी इसके बाद अभी हम लोग लेंगे न्यूक्लियस का फ्यूजन एंड फ्यूजन, अभी हम लोग लेंगे प्रोसेस, पहले अभी पढ़ा जाएगा, अभी न्यूक्लियस में ही हम लोग रहेंगे। तो न्यूक्लियस का फ्यूजन एंड फ्यूजन प्रोसेस भी पढ़ा जाएगा, फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा जाएगा, और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा जाएगा। तो फिर ये अभी आने वाले जो वीडियोज़ हैं वह नंबर वाइज ये वीडियो आएंगे। फिलहाल अभी आइए एक क्वेश्चन और ले लिया जाए, एक क्वेश्चन और सॉल्व कर देते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखिए कितना आसान है सब कुछ, ऐसे ही सब कुछ सॉल्व कर डालिए, प्रैक्टिस कर डालिए, बहुत ही आसान सब कुछ। हाँ, अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन है कि, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, चलिए देखा जाए क्या है अगला क्वेश्चन। कह रहा है क्वेश्चन में कि इन ए गिवन न्यूक्लियर प्रोसेस, अच्छा ये चीज़ बताइए कि जो न्यूक्लियर प्रोसेस होते हैं, जो न्यूक्लियर प्रोसेस है और जो केमिकल प्रोसेस है, तो क्या मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन, यस मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जानते हैं आप कि ई बराबर होता है डेल्टा एम सी स्क्वायर है यह। तो क्या यह प्रोसेस केवल न्यूक्लियर प्रोसेस में होता है, यह ओनली इन द न्यूक्लियर प्रोसेस और ऑल्सो इन द केमिकल प्रोसेस, क्या यह केवल न्यूक्लियर में होता है? यानी कि यदि मैं इसका नाम दे दूं ए और इसका नाम दे दूं बी, तो अब मैं ऑप्शन आपको दे रहा हूं, पहला ऑप्शन ओनली ए, दूसरा ऑप्शन ओनली बी, तीसरा ऑप्शन बोथ, चौथा ऑप्शन certainly in A but may or may not in B। मारे निशान फटाफट। मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन, क्या नाम इसका है? मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन होल्ड्स इन। ओके, तो फैंटास्टिक क्वेश्चन बन गया कि मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, ए न्यूक्लियर प्रोसेस, बी केमिकल प्रोसेस, बी केमिकल प्रोसेस। तो कह रहा है कि यह किसमें एग्जिस्ट करता, होल्ड्स इन किसमें एग्जिस्ट करता है? ओनली ए, ओनली बी, बोथ, सर्टेनली इन ए बट मे और मे नॉट इन बी। मारे निशान फटाफट। हाँ, जो अच्छा लगे लगा दीजिए। किस पे मारेंगे? बहुत ही अच्छा फैंटास्टिक क्वेश्चन। मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन ई बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर केवल न्यूक्लियर प्रोसेस में होता है
या केमिकल प्रोसेस में होता है, कि दोनों में होता है, कि न्यूक्लियर में सर्टेनली होता है और केमिकल में, केमिकल रिएक्शंस में मे और मे नॉट। किस पर? सी। यस, गुड आंसर, सी बोले हो ना। हाँ, तो सी, यस, दिस इज द गुड आंसर इन बोथ न्यूक्लियर प्रोसेस एंड केमिकल प्रोसेस। तो आप कहेंगे, अब सब ये कहेंगे कि सर अभी तो इसके पहले कभी हमने या केमिस्ट्री में तो लेक्चर में कभी सुना नहीं, केमिस्ट्री लेक्चर में कभी सुना नहीं, इसको कैलकुलेट किया ना, कभी भी किसी भी कोई भी जो आप ऑक्सीडेशन नंबर्स वगैरह वाले में जब केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं तो कभी इसका ध्यान दिया नहीं, तो बिल्कुल देना भी नहीं है वहाँ पर ध्यान। क्यों नहीं देना है? तो आपसे ये पूछा है कि होता है कि नहीं होता है, तो हाँ होता है। अब बात रही है कि जो मास डिफेक्ट आ रहा है ना, तो जो फिजिकल प्रोसेस होते हैं वहाँ पर मास डिफेक्ट डेल्टा एम की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होती है, दिस इज टू मच, बहुत ही ज़्यादा होती है। लेकिन जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं यहाँ पर जो डेल्टा एम होता है, मास डिफेक्ट होता है, दिस इज मच लेस, दिस इज टू लेस, बहुत ही कम होता है। तो मास डिफेक्ट का मान चूँकि केमिकल रिएक्शंस में बहुत ही कम होते हैं, तो इसलिए इनके द्वारा जो एनर्जी का चेंज होता है वह भी बहुत ही कम होता है। इसीलिए केमिस्ट्री के रिएक्शंस में कभी भी मास डिफेक्ट को नहीं हम पढ़ते, यानी कि उसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो आप कहेंगे कि यस, आप कहेंगे कि मास डिफेक्ट होता है, एनर्जी में चेंज भी होता है, लेकिन वह चेंज इतना छोटा होता है, इतना कम होता है कि केमिस्ट्री में हम इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन फिजिक्स में इसको इग्नोर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लें। सपोज करिए कि एक स्प्रिंग है, सपोज करिए कि एक कंप्रेस्ड स्प्रिंग है, दोनों इंड को आपस में टाई अप कर दिया, मतलब टाइट कर दिया, बांध दिया गया है आपस में, और वह कंप्रेस है, दबा हुआ है। तो जानते हैं कि कंप्रेस्ड स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी होती है, और इस स्प्रिंग को यदि हम एसिड में डुबा दें तो क्या पहले जितना एसिड प्लस जिसमें एसिड रखा हुआ उस बर्तन का मास, उस पॉट का मास जो भी रहा होगा, तो क्या स्प्रिंग को डुबा देने से मास बढ़ जाएगा? यानी कि स्प्रिंग का भी मास हम ले रहे हैं, तो जिस बर्तन में एसिड रखा हुआ उसका मास प्लस जितना एसिड है उसका मास प्लस स्प्रिंग का मास से क्या ज़्यादा होगा, या टोटल मास तीनों के सम के बराबर होगा? अरे तीन ही चीज़ें हैं, कौन कौन है तीन चीज़ें? नंबर 1 एसिड, नंबर 2 एसिड जिस बर्तन में रखा हुआ है, नंबर 3 स्प्रिंग का मास। तीन चीज़ें हैं, बोलिए जल्दी। तीनों से ज़्यादा हो जाएगा। अब कहेंगे सर कैसे हो जाएगा? हाँ, यदि तीनों के मास को जोड़ा जाए तो पहले तीनों का मास जितना था, यानी कि एसिड प्लस जिस बर्तन में रखा था वह 2 का सम, और प्लस स्प्रिंग का मास अलग से जितना था, स्प्रिंग को जब डाल देंगे आप एसिड में तो वह डिजॉल्व हो जाएगा उसमें, वह डिजॉल्व हो गया। जब डिजॉल्व हो जाएगा तो चूंकि स्प्रिंग कंप्रेस थी तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी, तो जब स्प्रिंग उसमें डिजॉल्व हो जाएगा, यानी गल जाएगा, तो सवाल ये है कि जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो कहाँ गई? तो नाउ द पोटेंशियल एनर्जी विल कन्वर्टेड इनटू मास, दिस इज द मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन। तो दिस इज द एनर्जी मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन मीन्स कि जब किसी भी एसिड में कंप्रेस्ड स्प्रिंग को डुबा देते हैं तो मास बढ़ जाता है, यानी कि टोटल मास अब तीनों के सम से ज़्यादा होगा। तो दिस इज द मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, अंडरस्टैंड? ओके, कम ऑन द पॉइंट नाउ। तो यहाँ पर श्योर हो गए। तो यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं हम लोग कि मास डिफेक्ट फिजिक्स में और केमिस्ट्री में क्या दोनों में होते हैं? हाँ, दोनों में होते हैं, 100% श्योर होते हैं। E बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर वैलिड इन बोथ। लेकिन हर केमिस्ट्री के प्रोसेस, हर यहाँ पर न्यूक्लियर प्रोसेस हम लोग पढ़ रहे हैं, जितना पढ़ रहे हैं हम लोग न्यूक्लियर प्रोसेस पढ़ रहे हैं, तो क्या केमिकल प्रोसेस में भी होता है? तो आप कहेंगे यस 100% होता है, लेकिन उसकी वैल्यू बहुत ही छोटी होती है, बहुत ही कम होती है, लगभग नेग्लिजिबल होती है, इसलिए इसको इग्नोर कर देते हैं। श्योर? आ जाइए, अब हम लोग जा रहे थे अगला न्यूमेरिकल देखने। चलिए तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं।
मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट न्यूमेरिकल। हाँ, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है? तो अब हम लोग देखने जा रहे थे कि इन ए गिवन न्यूक्लियर प्रोसेस, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए गिवन न्यूक्लियर प्रोसेस, इन ए गिवन न्यूक्लियर प्रोसेस, क्या है प्रोसेस? 3Li6 लिथियम है प्लस 1H1 2He4 प्लस 2He4 प्लस Q। यह एक न्यूक्लियर प्रोसेस आपको दिया गया है। लिथियम प्लस प्रोटॉन यानी कि 1H1 इक्वल टू 2He4 प्लस 2He4 प्लस Q। और कह रहा है इसमें कि मास दिया हुआ है 1H1 का मास दिया हुआ है, यानी हाइड्रोजन का मास दिया हुआ है 1H2 है, ड्यूटेरॉन है। तो 1H2 का मास दिया हुआ है 2.0141 AMU, ये मास दिया है। और लिथियम का मास दिया है, लिथियम का मास दिया हुआ है 6.0155 AMU, ये मास दिया है। और M अल्फा पार्टिकल का मास दिया है 4.0026 AMU। और आपसे पूछ क्या रहा है? कह रहा है कि व्हाट एनर्जी ऑफ ईच अल्फा पार्टिकल, डिटरमाइन एनर्जी ऑफ ईच अल्फा। चलिए भाई सॉल्व करिए। हाँ ऑप्शन तो ऑप्शन भी दे दें। प्रत्येक अल्फा पार्टिकल की एनर्जी कितनी है? तो प्रत्येक अल्फा पार्टिकल की एनर्जी देखिए, यहाँ पर ऑप्शन ले लीजिए। हाँ कोशिश करिए सॉल्व करने का। ए पहला ऑप्शन 0.5 इंटू 10⁻⁻12 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नो जूल में है, जूल। बी ऑप्शन 0.8 इंटू 10⁻12 जूल। नंबर सी ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन 1.2 इंटू 10⁻12 जूल। और डी ऑप्शन है 1.82 इंटू 10⁻12 जूल। 1.24 है यह, 1.24 इंटू 10⁻12 जूल, 1.82 इंटू 10⁻12 जूल। ओके, तो विच वन इज द करेक्ट? क्या बताना है हम लोगों को? एक न्यूक्लियर प्रोसेस दिया हुआ है, ड्यूटेरॉन का मास दिया है, लिथियम का मास दिया है, अल्फा पार्टिकल का मास दिया हुआ है, और हमको दो अल्फा पार्टिकल यहाँ पे दिख रहे हैं हम लोगों को। तो हर अल्फा पार्टिकल का यानी कि एनर्जी ऑफ ईच अल्फा पार्टिकल, हमको अल्फा पार्टिकल की एनर्जी बतानी है। तो बहुत सीधी सी बात है। देखिए, यानी कि इस क्वेश्चन को देखने से क्लियर है, हम लोग 100% श्योर है हम लोग कि जितनी एनर्जी टोटल रिलीज होगी, अब कोई जरूरी नहीं कि रिलीज हो रही हो, यदि एनर्जी सप्लाई करने वाली हो तभी तो टोटल एनर्जी हुई। तो चाहे एनर्जी रिलीज हो रही हो या एनर्जी सप्लाई कर रही हो, जो भी केस हो, तो टोटल एनर्जी के पहले तो वैल्यू हम लोग निकाल दें। यहाँ से टोटल एनर्जी की वैल्यू निकाल दिया जाए, ठीक है? टोटल एनर्जी की वैल्यू निकाल दें और जितनी एनर्जी आए
उसमें 2 से डिवीजन कर दें, यानी कि आधा टोटल एनर्जी जो भी होगी तो 2 अल्फा पार्ट में हाफ हाफ बढ़ जाएगी। इतना ही करना है। अच्छा, टोटल एनर्जी अब निकालेंगे कैसे? बहुत आसान, हाँ बहुत आसान। अब आप बिल्कुल मास्टर हो चुके हैं ना। हाँ, तो बहुत ही आसान। क्या देखिए, मास एमयू में सबका दिया हुआ है। लेफ्ट हैंड का टोटल मास निकाल दीजिए, राइट हैंड का टोटल मास निकाल दीजिए, मास डिफेक्ट निकाल दीजिए। अब यदि पूछता है इसमें कि रिलीज हो रही है कि सप्लाई करनी है तभी आप चेक कर लेते, लेकिन यहाँ तो पूछा नहीं है। तो मास डिफेक्ट निकल गया और मास डिफेक्ट को एनर्जी में कन्वर्ट कर दीजिए। एएमयू में मास दिया हुआ है, तो यह एएमयू में मास दिया हुआ है, तो जितना भी मास डिफेक्ट आए उसमें 931.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इतना मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हुई। आज जो एनर्जी आई उसको 2 से डिवीजन कर दीजिए और जितना आया वही आपका आंसर है। खोज के निशान मार दीजिए बस हो गया। हाँ, फैंटास्टिक, क्लियर। तो चलिए फिलहाल आइए तो कर डालिए। मैं करूँ? चलिए आ जाइए, मैं कर रहा हूँ। देखो बेटा, लेफ्ट हैंड का मास से ऐसे इक्वेशन को ही रहने देता हूँ, हटाने की जरूरत नहीं है। लेफ्ट हैंड के मास को देखा जाए तो लिथियम 3Li6 + 1s2 है। तो हाँ ओके, तो मास डिफेक्ट पर निकाल दिया जाए। देखिए, तो लेफ्ट हैंड का मास कुल कितना हो गया? एक ड्यूटेरॉन है और एक लिथियम है। तो एक ड्यूटेरॉन ये और एक लिथियम ये, इन दोनों का सम कर दें यहीं पर। चलिए आइए ऐसा सम कर देते हैं, इन दोनों का यहीं पर सम कर देते हैं। तो चलो बेटा देखो, तो कितना है? 1 2 3 4 इसमें भी है, 1 2 3 4 इसमें भी। ओके, तो 1 और 5 6 हो गया, 1 और 5 6 हो गया, और 5 4 9 हो गया, और 1 1 2 हो गया, और यहाँ पर भी 3 डिजिट हो गए ना। हाँ, और 0 0 0 हो गया, और 6 और 2 8 हो गया। ओके, इतना एएमयू, इतना एएमयू। तो देख रहे हैं आप, देखिए इन दो को जोड़ दिया हम लोगों ने, एडिशन कर दिया इन दोनों का। अब इधर आ जाइए, 2 अल्फा है तो 1 अल्फा का कितना, और 1 अल्फा का इतना है तो 2 अल्फा है, तो 2 अल्फा इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। चलिए देखिए, तो 1 अल्फा का मास इतना दिया हुआ है, 1 अल्फा का मास इतना है, तो दूसरे का भी इतना ही होगा, तो दूसरे का इतना ही भी होगा, तो दूसरे का मास भी जोड़ देते हैं इसमें। तो 1.00269 एएमयू। सम करिए दोनों का, 6 6 12 2 हो गया, 1 ये 5 हुआ, 0 0 8 8.0052 एएमयू हो गया। आइए अब मास डिफेक्ट कितना हुआ? तो डेल्टा एम बराबर कौन ज़्यादा है देख लीजिए, 8.029 है, 8.00 है, यानी कि ये ज़्यादा है। ज़्यादा मीन्स ये है, लेफ्ट हैंड ज़्यादा है, तो लेफ्ट हैंड ज़्यादा मास है, राइट हैंड कम है, नो प्रॉब्लम। आइए तो चलिए, तो हाँ लेफ्ट हैंड का मास ज़्यादा है, तो लेफ्ट हैंड का मास ज़्यादा। चलिए तो यहाँ पर मास डिफेक्ट निकालना हम लोगों को, मास डिफेक्ट तो कितना हो गया? 8.0296 एएमयू माइनस करिए 8.0052 624 6 में 2 माइनस करिए, 4 हो गया, 954200 0.244 AMU। ओके, दिस इज द फैंटास्टिक मास डिफेक्ट। ये मास डिफेक्ट की वैल्यू आ गई। हाँ अच्छा, चूंकि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक बात और है कि हमारा देखिए कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अब यहाँ पर एग्ज़ाम में क्या होगा कि एग्ज़ाम में जैसे मान लो कि एएमयू है और यदि यह मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहता तो सीधे 931.5 से मल्टीप्लाई कर देते। तो कभी कभी देखिए इसे घुमा करके दिया होता है, और आप उसको तभी कर पाएंगे क्योंकि मैं पहले ही बताया हूँ कि जो रैंक मेकर ये क्वेश्चंस होते हैं, मॉडर्न फिजिक्स से न्यूक्लियस के ये क्वेश्चंस होते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये रैंक मेकर्स होते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर पर क्वेश्चंस आते हैं कि पर ग्राम पर सेकंड कितने यूरेनियम की ज़रूरत पड़ेगी पावर हाउस को चलाने के लिए। ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो रैंक बनाते हैं वो। क्योंकि सब लोग नहीं करते हैं।
करेगा वही जो बहुत अच्छा पढ़े होगा P100 फिजिक्स पर, हाँ पक्का। ठीक, चलो आजा फिर आप देखो बेटा, तो यहाँ पर हमारा AMU है और जानते हो कि एक AMU बराबर क्या होता है 1.6 1.66 इंटू 10 टू द पावर -13। तो अभी मास, तो अब इसको हमको करना क्या होगा, हमको करना ये होगा, हाँ पहले तो बता दें कि देखो बेटा 1.66 इंटू 10⁻27 एक AMU बराबर, तो यदि हमारा मास देखो, हमारा मास जो भी मास डिफेक्ट हमारा आया है वह AMU में है, तो यदि इसमें 1.66 इंटू 10⁻27 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये बन जाएगा किलोग्राम में, है कि नहीं, बन जाएगा किलोग्राम में। अच्छा, जब किलोग्राम में बन जाएगा तो एनर्जी का मान निकल जाएगा जूल में, कैसे, E बराबर डेल्टा MC स्क्वायर कर देंगे। तो आ जाओ, तो सबसे पहला काम बेटा अब यहाँ पर देखें, तो ऊपर जहाँ की कुछ बातें हटाई जाए, अब इस इक्वेशन की जरूरत नहीं है ना, ऑप्शन तो सामने लिखा हुआ है, इस इक्वेशन की जरूरत नहीं है, नोट कर लिए, देख लीजिए, जल्दी नोट करिए, मैं मिटा दूँ इसको, हो गया। चलिए आइए, तो मैं इसे हटा दूं, चलो अब आ जाओ, तो डेल्टा M बराबर कितना होगा, ये है AMU में 0.244 AMU है, या इसको हम लिख सकते हैं 0.244 इंटू 1.66 इंटू 10⁻27, अब ये हो गया किलोग्राम में। फैंटास्टिक, देखिए इससे इतने से मल्टीप्लाई कर देना रहेगा, तो ये बन जाएगा AMU बन जाएगा किलोग्राम में। अब एनर्जी की बात रही, तो E बराबर डेल्टा MC स्क्वायर बराबर डेल्टा M 0.244 इंटू 1.66 इंटू 10⁻27 इंटू C स्क्वायर 3 × 10⁸ 10 टू द पावर 8, यानी स्पीड ऑफ लाइट, स्क्वायर कर दीजिए, सॉल्व करिए, सॉल्व कर दीजिए, देखिए कितना आता है, मल्टीप्लाई करिए, हाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आएगा कितना, चलिए, तो E बराबर मल्टीप्लाई करने पर आएगा, हाँ ये आ जाएगा 3.645 इंटू 10 टू द पावर -17 जूल्स, इतना आ गया। नहीं, सॉल्व कर दिया जाए, कितना आएगा, आ जाए, करना पड़ेगा, तो ये कर देता हूँ फिर से, हाँ बेटा चलो आ जाओ, देखो तो ये यहाँ तो पहले हो गया 9, हाँ पूरा क्या कर दिया जाए इसको, तो 0.244 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर 10⁻27 इंटू ये हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर कितना 16, ओके, हाँ बेटा आ जाओ, तो अब जैसे देखिएगा ये 16 और यहाँ पर है -27, यहाँ कितना आ जाएगा, -11 आ जाएगा ना, तो -11, तो आया कितना 0.244 इंटू 1.66 इंटू 9 इंटू पावर कितना, पहले पावर को हटा दिया जाए, तो 16, 17 में से 16, 27 में से 60 माइनस कर दिए 11, तो 10 टू द पावर -11 आया, ओके, हाँ 17 नहीं आएगा, ठीक, ओके, चलो बेटा अब और छोटा किया जाए, तो इसको छोटा करने के लिए पहले मैं 9 से इसमें मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ ना, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 36 को 6 हुआ 3 हुआ, 36 3 39 को 9 हुआ 3 हो गया, और 9 18 और 3 21 ना, चेक कर लीजिए एक बार, चलिए 9 × 4 36 को 6 हो गया 3, 36 3 39 को 9 3,
18 3 21, ओके 1 2 3 1 2 3 2.1 2.196 इंटू 1.66 इंटू 10⁻11 क्या जूल्स। ओके इतना हो गया। आइए अब और छोटा कर दिया जाए तो 2.96 इंटू 1.66 तो 2.196 1.66 अप्रॉक्स कितना आएगा देख लिया जाए। 2.196 है, 54 3 57 के साथ हो गया 5 11 1 ओके यही यहाँ भी आएगा तो 6 7 1 3 1 6 6 7 1 3 1 ओके अब यह 1 है तो क्या आ जाएगा 6 9 1 2 सम करें 6 और 7 और 6 13 3 हो गया 1 2 7 9 9 और 6 15 5 हो गया 1 4 5 5 9 14 को 4 हो गया 1 2 3 5 6 हो गया। हाँ तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ओके 3.64536 तो आया कितना 3.64536 इंटू 10⁻11 ओके। हाँ तो यहाँ पर 0 पॉइंट ओके तो इसीलिए हो रहा था 0 पॉइंट यहाँ पे हम लोगों का ये मास जो आया था वह 0.0 था ना, तभी ये पावर का डिफरेंस आ रहा था 0.0 था ना, यह 0.0 था। तो जब 0.0 था इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये 0 पॉइंट ये हो जाएगा ओके। और अब बराबर ले सकते हैं हम लोग कि अब इसको क्या ले सकते हैं 3.64536 गुणे 10⁻12 जूल, तभी पावर का अंतर आता है। ओके फैंटास्टिक। चलो तो ये है हम लोगों का एनर्जी कैलकुलेशन। देखिए अब यही कैलकुलेशन, अब ये कैलकुलेशन आपको एग्जाम में करना होगा। देख रहे हैं ना कैलकुलेशन करने कैसे, तो ये करना ही पड़ेगा। और क्योंकि बच्चे जनरली खाली रट्टा मारने वाले क्वेश्चन पे वही जल्दी फोकस करते हैं, लेकिन करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते ना। देखिए लेंदी कैलकुलेशंस थोड़ा सा होते हैं, लेकिन अब इसमें क्या करना है, तो ये तो टोटल एनर्जी आ गई। तो यह जो टोटल एनर्जी थी वह 2 अल्फा पार्टिकल था, 1 अल्फा पार्टिकल एनर्जी बतानी थी, 2 से डिवीजन कर दिया इसका डिवाइडेड बाई 2, तो क्या मिला डिवाइड करने के बाद, तो डिवाइड करने के बाद आया 1 8.8 2 आगे की डिजिट छोड़ दिया जाए नो प्रॉब्लम, इनटू 10⁻12 जूल्स। ओके दिस इज द फैंटास्टिक आंसर। तो 1.82 इंटू 10⁻12 जूल। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, फैंटास्टिक। तो क्या देखा हम लोगों ने, क्या देखा, तो देखा यहाँ पर यह कि कहीं पर भी कोई भी न्यूक्लियर प्रोसेस दिया गया है, तो कोई भी यदि न्यूक्लियर प्रोसेस दिया गया है तो उसको कैसे एनर्जी रिलीज हो रही है,
कि एनर्जी सप्लाई करनी हो रही है। अब जैसे कि मान लीजिए प्रोडक्ट में 2 हीलियम, यहाँ पर 2 अल्फा पार्टिकल आए हुए थे, तो प्रत्येक अल्फा पार्टिकल की एनर्जी कैसे निकालनी है, मास डिफेक्ट क्या होता है, EMU में है तो कैसे, किलोग्राम में है तो कैसे, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ ऑप्शन तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो एपिसोड नंबर 5, एपिसोड नंबर 6, एपिसोड नंबर 7 ऑफ द न्यूक्लियस, ये 3 एपिसोड ज़बरदस्त न्यूमेरिकल हैं न्यूक्लियस पर, और टॉपिक क्या, मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन पर। ये 3 एपिसोड हैं, नंबर 5 न्यूक्लियस, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7। तो हमारे समझ से यह टॉपिक आपका अच्छी तरह से तैयार हो गया होगा, फर्स्ट क्लास तैयार होगा। अब कहीं कोई डाउट नहीं होगी, कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्यों, सही है ना भाई, फर्स्ट क्लास। हाँ ओके, मजा आ गया, ओके। तो यह न्यूक्लियस पूरा ज़बरदस्त तैयार कर लीजिए। अब अगला एपिसोड अभी जस्ट आने वाला है, न्यूक्लियस पार्ट 8। अब वो थ्योरी फिर स्टार्ट होने जा रही है। थ्योरी में क्या कि न्यूक्लियस का फिजन, यानी कि न्यूक्लियस का 2 पार्ट में टूटना, न्यूक्लियस का फ्यूजन, यानी कि 2 न्यूक्लियस आपस में मिल करके बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, तब क्या होता है, कैसे होता है, क्या सिद्धांत है, क्या प्रिंसिपल है, और एनर्जी कैसे रिलीज होती है, न्यूक्लियर एनर्जी कैसे रिलीज होती है, चेन रिएक्शन क्या होते हैं ना, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर क्या होते हैं, क्रिटिकल मास क्या होता है, क्रिटिकल साइज क्या होता है, डिफरेंट पॉइंट हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं। प्लस न्यूक्लियस की फैमिली क्या होती है, तो बहुत ही ज़बरदस्त न्यूक्लियस। वैसे तो 2-4 लाइन में इधर उधर पढ़ा के लोग छोड़ देते हैं, लेकिन नहीं बेटा, हम लोग जो पढ़ते हैं, जो टॉपिक लेते हैं, उसको ना भूतो ना भविष्यत, यानी कि उस ज़बरदस्त तरीके से पढ़ते हैं। क्लियर। तो अभी ये टॉपिक हम लोगों का है, तो नेक्स्ट एपिसोड अभी आने वाला है जस्ट न्यूक्लियस पार्ट 8। उसमें पढ़ने हम लोग जा रहे हैं न्यूक्लियस का फिजन एंड फ्यूजन, चेन रिएक्शन, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन एंड अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। ये सारे टॉपिक जो भी आएंगे देखा जाएगा अभी। तो इसको जल्दी से फिनिश करिए और तैयार होइए तुरंत ही। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कहाँ से, जो न्यूक्लियस पार्ट 8 से, जो भी हम जस्ट स्टार्ट करने वाले हैं। क्लियर। तो तब तक ये फिनिश कर लीजिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक।